तो हम लोग एक्चुअली यहाँ तक ये प्रॉब्लम तक कर चुके थे, फिगर 11.3 तक कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अनदर experiment where a solution of sucrose in water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker through a semi-permeable membrane, ठीक है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप ये फिगर 11.4 देखिए, जहां पे आपको ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक थिसल फनल को फिल कर दिया सुक्रोज सॉल्यूशन से। देखिए ये सुक्रोज सॉल्यूशन से ये थिसल फनल पूरा भरा हुआ है एंड इट इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। अब देखिए ये बीकर है आपका, इसमें वाटर है और ये थिसल फनल को हमने इन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे देखिए एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। सो पहले वाले केस में देखिए हो क्या रहा है, वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए यहाँ वाटर जा रहा है अंदर, ये देखिए एरो से, ठीक है। और क्या होगा, इट विल रेज द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द फनल। ये देखिए यहां से क्या है, अब आपका यहां चला गया, ठीक है, रेज हो गया। इधर देखिए, ठीक है। अब आपका क्या है कि मान लेते ये पानी के कारण ये फनल में रेज हो रहा है सॉल्यूट, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर आपने अप्लाई किया, इधर सिलेंडर को नीचे धकेला। अब देखिए आपका सुक्रोज आ गया यहाँ तक, पहले था यहाँ तक, आपने प्रेशर अप्लाई करके उसको इधर लाया है। तो बी सेक्शन में हो क्या रहा है, यू कैन अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप वाटर मूवमेंट इनटू द फनल। तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तो पानी जो मूव कर रहा था, ठीक है, उसको आप रोक सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस तरह का जो मेम्ब्रेन है वो आपको कहाँ मिलेगा। सो यू कैन get this kind of membrane in an egg. Remove the yolk and albumin through a small hole at one end of the egg and then place the cell in dilute solution of HCl, ठीक है, for few hours. तो जो अंडा का जो बाहर का जो छिलका होता है उसको आपको करना क्या है, आपको डाइल्यूट HCl में कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो शेल होगा इट विल डिसॉल्व, ठीक है, लीविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट। तो मेम्ब्रेन बच जाएगा और इस मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में कि वाटर इज मूविंग इनटू द फनल एंड एज द वाटर मूव्स इनटू द फनल देयर विल बी राइज इन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल। और ये तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना रीच हो जाए, ठीक है। So in case sucrose does diffuse out through the membrane, will this equilibrium be ever achieved? अब सोचने वाला बात है, मान लीजिए कहीं से हम लीकेज क्रिएट कर दे और सुक्रोज कहीं से निकल रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल। यहाँ देखिए अपर पार्ट ऑफ द फनल से आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं such that no water diffuses to the funnel through the membrane. अब क्या होगा, पानी अब इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। So this pressure required to prevent the water from diffusing is in fact the osmotic pressure, ठीक है। ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि पानी ना डिफ्यूज करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो दिस प्रेशर विल बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो अब इसी को हम लोगों ने केमिस्ट्री में, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, एंड पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक है, बट दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, C, R गैस कांस्टेंट हो गया आपका, एंड T इज टेम्परेचर, एंड पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली क्वांटिफाई करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, और अगर हम इसमें वैन टॉप करेक्शन लगाएं, देन पाई बिकम्स ICRT। ठीक है, ठीक है, सो दिस I कॉरेस्पॉन्ड्स टू वैन टॉप करेक्शन जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फार्मूला में कि जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C concentration and directly proportional to T temperature। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि this osmotic pressure is the function of solute concentration। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो सबसे पहला नोबेल प्राइज इस बंदे को इसी काम के लिए मिला था, वैन टॉप को। ठीक है, फॉर डिस्कवरी ऑफ सच इक्वेशंस 1901 में, फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इन केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिए इसको, और ये आप 12th में पढ़िएगा, सॉल्यूशन चैप्टर है एक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर एज वी हैव सीन द पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, सो मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा C होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग। ठीक है, तो एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, इसका मतलब जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, केमिस्ट्री के इस प्रिंसिपल से आपका ये जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट समझिए, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल समान चीजें हैं, लेकिन अगेन आपका क्या है कि सिर्फ साइन का चेंजेस है यहाँ पे, कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव। ये हम लोग उस समय भी देखे थे, हाँ, dPd इज इक्वल टू OP माइनस dP, या phi इज इक्वल टू phi S प्लस phi P। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो वहां से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारी चीजों को, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम ये प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके हम पानी को अंदर आने से रोक सकते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये प्रेशर डिपेंड करेगा आपका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, और सोल्यूट यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन होगा सोल्यूशन में, उतना ज्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको रोक पाए। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट था, अगर आपको साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स भी बता दिया जाए, या केमिस्ट्री या फिजिक्स के भी प्रिंसिपल आपको बता दिए जाए, तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, बायोलॉजिकली हम ऐसा समझ रहे हैं और केमिकली हमको ऐसा समझना चाहिए, और साथ में मैथमेटिकल एक इक्वेशन रहता है, तो आप समझ लेते हो कि हाँ, अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तभी भी मेरा पाई बढ़ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन पर C बढ़ाएंगे तो पाई मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट है आपका प्लाज्मोलाइसिस। तो आपको समझ में आया होगा है प्लाज्मोलाइसिस, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यूज with regard to water movement depends on the surrounding solution। ठीक है, अब कहने का मतलब है ये आपका प्लांट सेल है या टिश्यू है,
और ये उसका सराउंडिंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पानी इसके अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आसपास जो सॉल्यूशन है, सराउंडिंग एरिया है, ये किस तरीके का है, मतलब सराउंडिंग सॉल्यूशन जो है किस तरह का। तो कहने का मतलब है कि इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ये आपका एक्सटर्नल है, इसको हम लोग लिख देते हैं एक्सटर्नल, EXT, और ये सेल का इंटरनल पार्ट है तो इसको हम लिख देंगे INT। तो अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic। कहने का मतलब अंदर और बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होगा तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब कि आपका, और हम ये सेम टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, नॉर्मली 298 केल्विन पे। तो कहने का मतलब अगर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, कीपिंग T फिक्स्ड, then pi will depend only on concentration। तो कहने का मतलब बाहर भी पाई सेम है, अंदर भी पाई सेम है, मतलब ये क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल सॉल्यूशन और इंटरनल सॉल्यूशन का सेम है। तो सच कंडीशन पाई इंटरनल इज इक्वल टू पाई एक्सटर्नल अगर है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन, ठीक है, क्योंकि बराबर है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब in terms of concentration। So such condition is called isotonic, ठीक है। तब हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये, समझ में आई बात। If the external solution is more dilute than the cytoplasm, ठीक है। अब डाइल्यूट है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है अंदर ज्यादा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है अंदर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है मतलब पाई इन इज ग्रेटर देन पाई एक्सटर्नल, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अंदर ज्यादा है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है अंदर वो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, कंसंट्रेशन इंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एक्सटर्नल, ठीक है, ये था मेरा। तो पाई इंट इज इक्वल टू पाई इंटरनल पाई एक्सटर्नल आ गया। अब यहाँ पे आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो साइटोप्लाज्म से ज्यादा डायल्यूट है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, मतलब इंटरनल कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आप समझिए, ये कंडीशन पहले आप समझ जाइए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद एक तीसरा कंडीशन आएगा, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब concentration of internal is less than concentration of external। इसका मतलब पाई इंटरनल इज लेस देन पाई एक्सटर्नल, ठीक है, पाई एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब जो एक्सटर्नल का ऑस्मोटिक प्रेशर है एक्सटर्नल सॉल्यूशन का वो ज्यादा है, तो ये कंडीशन कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन के तौर पे हम बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन और इंटरनल सॉल्यूशन बराबर है तो आइसोटोनिक, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल से बड़ा है, ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल से कम है तो हाइपोटोनिक, ठीक है। तो एक्सटर्नल को ध्यान में रखना। अब होता क्या है कि कंडीशन क्या होगा, वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ये आपको अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए प्रेशर दोनों तरफ सेम है, कहने का मतलब पानी अंदर जाएगा बाहर जाएगा और इक्विलिब्रियम में है तो आता जाता रहेगा, तो जितना जाएगा उतना आएगा, तो जितना जाएगा उतना आएगा, ठीक है। तो जो नेट गेन होगा वो जीरो होगा आइसोटोनिक। सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, बट ऐसा नहीं है कि वाटर आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा, याद रखना है आपको। लेकिन जो नेट गेन होगा वो जीरो जीरो होगा, मतलब जितना जा रहा है सेल के बाहर उतना ही वो
एक्सटर्नल सॉल्यूशन से अंदर भी आता है, ठीक है। तो इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट गेन जो वाटर का है इनटू द सॉल्यूशन वो 0 है, मतलब इनटू द साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। यहाँ देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट का अंदर ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है इंटरनल, ठीक है। सॉल्यूट ज्यादा मतलब सॉल्वेंट कम, ठीक है। अब सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, मतलब पानी बाहर ज्यादा है बाहर। अब वो क्या करेगा, वो मूव करेगा कैसे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये कहाँ जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा पानी, ठीक है, क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो क्या होगा, ये सेल जो है पानी चूंकि अंदर जा रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो पानी अंदर मूव करेगा सेल के अंदर, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सो इट विल स्वेल, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन स्वेलिंग, ठीक है। अब आपको दूसरे तरीके से समझना है, अब आपको समझना है कि हाइपरटोनिक में क्या होता है। तो हाइपरटोनिक में हमने आपको बोला कि एक्सटर्नल का प्रेशर ज्यादा है, मतलब एक्सटर्नल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, मतलब साइटोप्लाज्म में वाटर ज्यादा है और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सटर्नल सॉल्यूशन में वो कम है। अब वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट ये इंटरनल हाई है, ये लो है, तो ये हाई टू लो जाएगा, मतलब पानी जो है इस केस में वो सेल से बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये रहा आपका सेल है, ये सेल से पानी जो है बाहर जा रहा है क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है। तभी क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सो दिस शेल विल श्रिंक। तो ये क्या होगा, पानी निकलने के कारण श्रिंक कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिकल पोटेंशियल भी इन्वॉल्व है एंड फाइनली उसका बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन भी इन्वॉल्व है। बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि इफ यू प्लेस अ सेल इन आइसोटोनिक solution then what happens, so answer is nothing will happen. Why? Because internal osmotic pressure and external osmotic pressure both are same. It means solution concentration is same in external and internal. It means the mutual exchange of solvent molecules will be equal either ways, so there is no net gain or loss, ठीक है। Hence कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब वो दूसरा कंडीशन आई है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। इसका मतलब कि इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा एक्सटर्नल से। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सटर्नल में ज़्यादा है, तो एक्सटर्नल से पानी अंदर की तरफ आएगा बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। As a result, cell will swell in hypertonic solution. In hypertonic solution, what happens? It is the reverse of hypertonic solution. क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, एज अ रिजल्ट सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है बट सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो आपका ज्यादा है सॉल्वेंट। तो पानी विल अगेन मूव फ्रॉम higher end to lower end, lower concentration. It will move from inside of the cytoplasm to outside, external part. As a result क्या होगा, पानी निकल जाएगा तो शेल जो है वो shrink कर जाएगा।
So this is the basic concept behind isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वाला पार्ट में आ गया होगा, ठीक है। Next, osmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall. ठीक है, तो जब आपने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया था सेल को, तो क्या होगा, पानी जो है वो सेल से बाहर निकल गया। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से श्रिंक कर गया, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड है ऑलमोस्ट, तो उसके साथ असर नहीं पड़ रहा है। वो क्या होगा, सेल वॉल को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक करेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं आप, ठीक है। So this occurs when the cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, means that has got more solute concentration to the protoplasm. So होता क्या है कि पहले वाटर बाहर जा रहा है सेल से, ठीक है। So it is first lost from the cytoplasm. पहले जो साइटोप्लाज्म में पानी था वो खत्म होगा, उसके बाद वैक्यूल में जो वाटर होगा उसको भी चला जाए। So the water when drawn out of the cell through diffusion into the extracellular or outside the fluid causes the protoplast to shrink away from the walls. ठीक है, इसके कारण हम बोलेंगे सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए यही चीज हो रहा है, यहाँ देखिए प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। आपने क्या किया, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपने सेल को डाला है, अब क्या होगा, सेल का जो पानी है वो तो बाहर निकल जाएगा। हाँ, ये बाहर निकल रहा है, देखिए वाटर बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म का पानी निकलेगा, फिर वैक्यूल का पानी निकलेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल वॉल तो अपनी जगह पे है, बट साइटोप्लाज्म को देखिए कि वो छोड़ देगा अपना जगह। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये श्रिंक कर गया। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन ऑफ द सेल। ठीक है, so the movement of water occurred across the membrane, moving from an area of higher water potential, हायर वाटर पोटेंशियल आपके सेल के अंदर था, टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल विच इज आउटसाइड द सेल। तो ये हम आपको पिछले पेज में आपको एक्सप्लेन कर चुके थे कैसे सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो अंदर कम है बाहर ज्यादा है, और अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है। इसलिए पानी क्या करेगा, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब सेल का पानी बाहर चला जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चीजें इस तरीके से हैं हाइपरटोनिक कंडीशन में। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें और भी हैं कि जब आप इसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हो, ठीक है, so when the cell or tissue is placed in isotonic solution there is no net flow of water towards the inside or outside. वो भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है इंटरनल और एक्सटर्नल का, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, so if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm it is said to be isotonic. When water flows into the cell and out of the cell and they are in equilibrium, cell is said to be flaccid. ये फ्लासिड कंडीशन आपको आइसोटोनिक कंडीशन में मिलेगा, मतलब जितना पानी सेल से बाहर जाएगा उतना ही पानी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर साइटोप्लाज्म, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको फ्लासिड कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस मिलती है आपको हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, ये आपको समझना है कि दो चीजें हो गई, और उसके बाद आपका आता है कि अगर मान लेते हैं ये प्रोसेस जो प्लाज्मोलाइसिस का है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इसको आप उलट सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, तो बाहर का पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है, तो वाटर विल डिफ्यूज इनटू द सेल। ठीक है,
समझ में आई बात? तो इसी हाइपरटोनिक ये प्लाज्मोलाइज सेल को हम क्या करेंगे, डाल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेल में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा, तो वाटर विल डिफ्यूज इनटू द सेल एंड इट विल कॉज द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, क्योंकि पानी अंदर की तरफ आ रहा है, so this is called टारगर प्रेशर और टीपी। ठीक है, तो दो चीज हम आपको बताए थे, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का तो मतलब आप समझ चुके हैं, टारगर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जब पानी सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये रहा, ये आपका वॉल है, पानी अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे ये प्रेशर डेवलप करेगा। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड टारगर प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by protoplasts due to entry of water against the rigid walls is called pressure potential psi p। ठीक है, so because of the rigidity of the cell wall, the cell will not rupture, and this target pressure is ultimately responsible for enlargement and extension of growth cells। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ तो अब आपका ये है सेल वॉल है, तो ये तो बर्स्ट नहीं करेगा, ये क्या होगा, फुल जाएगा सेल। ठीक है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको समझना है इसको अच्छे से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि what will occupy the space between the cell wall and the shrunken protoplast in the plasmolyte cell। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि चूंकि आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, वो एंटर कर रहा है ना। हाँ, तो और आपका ये ऐसा था, ये आपका सेल है और ये श्रिंक करके ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये सेल वॉल है और ये आपका श्रंकन प्रोटोप्लास्ट है, तो इसके बीच में ये इलाका क्या होगा, दिस इलाका विल बी फिल्ड अप विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे और आपको उस हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, उसके बाद अब चूंकि इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वापस पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, तो होगा क्या आपका कि वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो गया। तो पहला कंडीशन में जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ये आपका किस कंडीशन में हुआ था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ हम हाइपरटोनिक लिख देते हैं। ठीक है, अब जब इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को मैंने क्या किया, आइसो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया, तो पानी क्या होगा, अब इसके अंदर चला जाएगा बाहर से। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पानी जाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि दिस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब इसका डीप्लाज्मोलाइसिस भी हो सकता है, डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल। तो प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल क्या होगा,
0 0 इसलिए होगा क्योंकि फ्लासिड कंडीशन में अभी आपने यहाँ पढ़ा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप डालते हो तो जितना पानी मूव इनटू द सेल उतना ही पानी मूव आउट ऑफ द सेल और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं प्रोटोप्लास्ट। तो ये मान लीजिए सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लास्ट है, तो ये प्रेशर अब जितना पानी इधर जा रहा है उतना पानी इधर आ रहा है, नेट मूवमेंट है ही नहीं, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं वो। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं तो ये जो साइपी होगा, प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे थे, ये तो जीरो हो जाएगा। तो वही चीज है, व्हाट वुड बी द साइपी ऑफ अ फ्लैसिड सेल, सिंस आंसर यहाँ पे है आपका, सिंस इन फ्लैसिड कंडीशन वाटर मूव्स into the cell and out of the cell equally and it is in equilibrium, so the pressure which is exerted by the protoplast against the cell wall will be zero। ठीक है, यही चीज आपको बोल रहा है ना, the pressure exerted by protoplast due to entry of water against the rigid wall is called pressure potential psi। ठीक है, अब वाटर की तो एंट्री हो ही नहीं रही है, नेट एंट्री, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ एक और चीज पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स हैव सेल वॉल। अब ये तो बार बार आप पढ़ते आए हैं कि फंगस, फंगस का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो यहाँ पे आप फंजाई लिख सकते हैं। ठीक है, फंगस। उसके बाद आपका बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन एंड म्यूरिन आप पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आर्की बैक्टीरियल, उनमें होता है। ठीक है, ये भी आप पढ़े थे कि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है उनके सेल वॉल में। ठीक है, उसके बाद अलगा, अलगी जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल होता है। सो दीज आर अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव सेल वॉल अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें भी ऐसे ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू isotonicity, hypertonicity and hypotonicity, plasmolysis, deplasmolysis, flaccidity, ठीक है, और एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आई बात। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। समझ में आया। okay. अब आपको ये वाला एक, हालांकि सिलेबस से हटा दिया है लोग डीपीडी ओपी माइनस टीपी, बट स्टिल ये लोग पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि आपको इन केस अगर आता है डीपीडी पे सवाल तो आप ब्लैंक ना हो, आप कर लें। ठीक है, तो दो सेल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि कंपेयर करना है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर बताना है ए से बी, बी से इस टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ऊपर किए थे, इसका आपको ओपी का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, इसका ओपी का वैल्यू मान लेते हैं 10 एटीएम दिया है ए का। ठीक है, कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं, और इसका टीपी दिया है 7। ठीक है, उसी तरह बी का दिया है 8 एटीएम ओपी, और टारगर प्रेशर दिया है 3 एटीएम। तो ये डेटा दिया रहेगा। अब ओपी दिया है, टीपी दिया है, तो आप डीपीडी निकाल सकते हैं ना, तो डीपीडी निकाल लीजिएगा आप, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, एंड दिस इज
ओपी माइनस टीपी, ओपी में से टीपी घटाइए और डीपीटी निकाल लीजिए। तो 7 में से 10 में से 7 घटा तो इसका डीपीटी कितना हुआ? 3 एटीएम, ठीक है। और इसका डीपीटी कितना हुआ? 5 एटीएम। 8 में से 3 घटा तो 5 एटीएम हुआ। तब आप देख रहे हो कि डीपीडी जो ए का है वो कम है, डीपीडी जो है बी का वो ज्यादा है, ठीक है। और आपको हमने क्या बताया था कि जो मूवमेंट होता है वाटर का, मूवमेंट जो होगा वाटर का वो लो डीपीटी टू हाई डीपीटी होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम लो डीपीटी टू हाई डीपीटी। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं लो टू हाई डीपीटी। तो लो किसका है? 3, ठीक है। तो 3 एटीएम से 5 एटीएम की तरफ जाएगा, बस मतलब ए टू बी मूवमेंट होगा आपका। दिस implies movement will be from A chamber to B chamber। तो ये इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको डीपीडी दे देगा कि डीपीडी ए का 3 एटीएम है, बी का 5 एटीएम है, तो मूवमेंट कहाँ से है बताइए। तो आपको देखना है, या फिर ओपीटीपी का डेटा दे देगा, उससे आप डीपीडी निकाल लीजिए और फिर आप मूवमेंट बता सकते हैं। लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डीपीडी पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इम्बिबिशन। Imbibition is a special type of diffusion, ठीक है, when water is absorbed by the solids colloids causing them to enormously increase in volume, ठीक है। जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स, ठीक है। तो बीज को पानी में डाल दीजिए, बीज क्या करेगा? पानी सोख लेगा। उसी तरह सूखा लकड़ी को पानी में डाल दीजिए, देखिए वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर सोखता है और वो वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है? पानी का डिफ्यूजन हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? जो सॉलिड है वो इम्बाइब कर रहा है वाटर, इम्बाइब कर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ दो चीज समझने का है, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। अगेन एब्जॉर्प्शन जो है वो डीप फेनोमिनन होता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमिनन होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन, so this is related to surface only, this is surface phenomenon। and absorption deep phenomenon मतलब वो surface से अंदर चला गया into the interior of the cell or object whatsoever, so this is surface phenomenon। अगेन आपको ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, 12th क्लास, ठीक है। एंड दिस इज इंटीरियर फिनोमेना, मतलब सेल के अंदर चला गया हो या ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, मतलब इट इज एब्जॉर्ब। जैसे आप बोलते खाना आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आप ये नहीं बोलते खाना एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। खाना एब्जॉर्ब कर लिया मतलब आपने उसको पचा लिया, इंटरनलाइज कर लिया, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ से निकल मेटल, ठीक है, वो सरफेस पे ही है। तो कहने का मतलब है जो इम्बिबिशन है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, है डिफ्यूजन ही है जहाँ पे सॉलिड जो है, अब सॉलिड में भी कोलॉइड फेनोमेनन है, ये आपका जो कोलॉइड्स हैं ये अगेन आपको 12th में पढ़ाया जाता है, कोलॉइडल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप समझिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे? पानी को अपने तरफ खींचेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा? वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और जब जैसे जैसे वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, समय के साथ क्या होगा? उनका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सूखा हुआ लकड़ी को पानी में डाल दीजिए और देखिए क्या होता है एक दिन के बाद। उसी तरह बीज को पानी में डाल दीजिए फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। तो अंकुरन हो जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर। ठीक है, तो पुराना आदमी लोग को भी पता था ये जो इम्बिबिशन प्रेशर है, मान लीजिए पानी में हमने लकड़ी को डाल दिया और लकड़ी फूल गया, इसमें इतना प्रेशर आ जाता है जिससे हम रॉक्स को तोड़ सकते हैं, पत्थरों को तोड़ सकते हैं। सो if it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They would probably not been able to establish. अब ये imbibition pressure ही है जिसके कारण क्या होता है कि आप बीज को धरती में बोते हैं और वो क्या करता है, वाटर लेता है। वाटर लेने के कारण उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेने के कारण उसमें प्रेशर डेवलप होता है। तो उसी इम्बिबिशन प्रेशर के कारण वो झटके से क्या होता है, सॉइल को चीरते हुए बाहर आता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्बिबिशन प्रेशर। इम्बिबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपको समझना है, द सीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे कैन एब्जॉर्ब वाटर इजीली। ठीक है, अब लकड़ी, सूखा लकड़ी, इसमें पानी तो है नहीं, बीज ऑलमोस्ट सूखा है, उसमें भी पानी बहुत कम होता है, तो उनके अगर उसको पानी वाले एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो क्या करेगा वो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूव करेगा, तो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ये लोग। ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब इज एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन। ये ग्रेडियंट है ना आपका, बाहर पानी ज्यादा है, सीड के अंदर पानी कम है। ठीक है, तो ग्रेडियंट बन रहा है आपका, तो ये ग्रेडियंट जरूरी है डिफ्यूजन के लिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इन एडिशन, फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, affinity between the adsorbent and the liquid is also a prerequisite। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर लकड़ी को पानी में आप डाल रहे हो, ठीक है, और लकड़ी को इम्बाइब करना है पानी को, ठीक है, तो लकड़ी, ठीक है, और जो लिक्विड है वाटर, उन दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी एफिनिटी का मतलब होता है कि दो चीजें आपको समझ में आई होगी, पानी के संदर्भ में हम आपको बार बार बताए थे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो समथिंग दैट इज अट्रैक्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। ये एफिनिटी के ऊपर है, मतलब इट इज मोर एफिनिटी टू वाटर। और दूसरा जो वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, ये क्या है, ये आपका वाटर हीटिंग है। ठीक है, सो दे हैव गॉट वेरी वेरी लेस अफिनिटी टू वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर हीटिंग है ये। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जिस तरह का एड्सॉर्बेंट है उसमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वाटर लविंग है या वाटर हेटिंग। ठीक है, अगर वाटर लविंग होगा मॉलिक्यूल तो अफिनिटी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा पानी खींचेगा। वाटर हेटिंग होगा तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो खींच ही लेगा पानी। ठीक है, तो ये एफिनिटी की बात जो होती है वो वाटर एफिनिटी की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी की बात हो रही है। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर आपको सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा रहे थे तभी आपको बताया जा रहा था। ठीक है, तो ये है आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन प्रेशर। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल जो यूज है, यूटिलिटी है एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको? हेलो, Yes, sir. तो यही चीज है यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि पानी 100 फीट, 50, 60, 70, 80, कभी कभी 100 मीटर के भी पेड़ होते हैं, उसमें कैसे धरती से पानी ऊपर चल जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, so at some earlier stage you might have carried out an experiment where you had placed a twig
bearing white flowers in colored water and had watched it turn color. So on examining the cut end of the twig, after a few hours, you had noticed the region through which the colored water moved. ठीक है, तो कहने का मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि पता कर रहे हैं कि पानी जो है उसका पाथ क्या है. So this experiment very easily demonstrates that the path of water movement is through the vascular bundles. More specifically, xylem. तो xylem bundle का काम क्या है? पानी का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फ्लोइम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा. ठीक है, now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances of a plant. ठीक है, तो सॉइल से पानी कैसे ऊपर चढ़ता है. So long distance transport of substances within a plant cannot be by diffusion alone. ये आपको पहले ही बताया गया कि diffusion एक slow process होता है और ये शॉर्ट रेंज होता है, मतलब ज्यादा दूर तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा मूवमेंट. ये आपको फर्स्ट पेज में ही बताया गया. ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से तो होगा नहीं. ठीक है, बहुत ज्यादा करेगा तो क्या करेगा? इट विल अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ movement of molecules. For example, the movement of a molecule across a typical plant cell is about 50 micrometer 0.5 सेकेंड. आप सोच लीजिए कि आपका सेल का जो लेंथ है वो 50 माइक्रोमीटर है. 50 माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है? 50 to 10⁻⁻⁶ मीटर. ठीक है, इतना डिस्टेंस कितना टाइम लगता है? टाइम इज 2.5 सेकेंड. सोच लीजिए. अब इस यहां से आपसे पूछ लेगा स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टी. ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया? न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. ठीक है, तो 50 इंटू 10⁻⁶ मीटर बाय 2.5 सेकेंड. ठीक है, अब ये आपका 20 से कट जाएगा, तो 20 इंटू 20 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया, मतलब स्पीड ऑफ वाटर जो कि मूव कर रहा है सेल का. ठीक है, स्पीड इतना कम है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, इस डेटा दे देगा एट दिस रेट. ठीक है, ये रेट जो आपका है, रेट 20 माइक्रोमीटर पर सेकेंड रफ्तार जो है पानी का मूवमेंट, एट दिस रेट कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स it would take for the movement of molecules of water over a distance of 1 meter within a plant by diffusion alone. क्या टाइम लगेगा उसको 1 मीटर डिस्टेंस मूव करना है. आपको डी दिया हुआ है 1 मीटर. 1 मीटर वेलोसिटी दिया है 20 माइक्रोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, समझ में आई बात. अब आपसे पूछ रहा है टाइम निकालो भैया, बताओ मेरे को कितना टाइम लगने वाला. हाँ, तो डी बाई पी आप निकाल सकते हैं. हाँ, ये कितना हो गया मेरा? 1 मीटर बाय 20 इंटू 10⁻⁶ मीटर. और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो इतना सेकेंड हो रहा है. अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 10⁻⁶ ऊपर, इसको हम 100 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं. 100 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड बाय 20. 20 से 100 कैंसिल हो गया 5, तो मेरा हो जा रहा है 5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड. इतना टाइम लगेगा आपको पानी को चढ़ाने के लिए. अब आपसे ईयर में पूछ रहा है. ठीक है, तो ये आपका कितना ईयर, तो काफी लंबा समय हो जाएगा. आप इसमें दिन लगा सकते हैं. ये 1 2 3 4 50,000 सेकेंड. ठीक है, 50,000 सेकेंड को आप
3600 सेकेंड से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आवर निकल, दिस विल कम इन आवर। ये काट दिया हमने तो 500/36। अब 500/36 को हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल से चेक कर लेते हैं कि 500/36 कितना आता है। $13.88 आवर्स। ठीक है, तो 1 मीटर पानी चढ़ने में इतना टाइम लगेगा, 88 आवर्स। ठीक है, अब इसको ये इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से यहां से आपको बना सकता है। आप देखिए दिया और 1 मीटर डिस्टेंस पूछ रहा है। अब एक्चुअली तो होता नहीं है, 100 मीटर्स होते हैं, तो 100 मीटर्स कीजिएगा तो अब आप सोच लीजिए तब आपको कितना टाइम लग जाएगा, 1388 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अगर 100 मीटर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना था तो यहाँ से आप चूंकि ये सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के कॉन्सेप्ट पे तो बता देना उचित। अब आप समझ जाइए कि पानी अगर धीरे धीरे चढ़ेगा तो पौधा तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो फास्ट चढ़ना है पानी। ठीक है, ये कैसे चढ़ता है पानी, ये नेक्स्ट क्लास में देखें। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया।